नमस्कार। नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आज वापस आपके सामने हूँ जीव विज्ञान की चैप्टर नंबर 1 आवृतबीजी पादपों में जनन को लेकर। इससे पिछली कक्षा में हम लोगों ने देखा था कि आवृतबीजी पादपों में जनन दो प्रकार का होता है। पहला अलैंगिक जनन, दूसरा लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन के कुछ प्रकार, कुछ विभेद हमने पिछली कक्षाओं में देखे थे, लेसन फर्स्ट और सेकंड में। इसके बाद फिर अगला आता है आपका लैंगिक जनन, जो कि मुख्य होता है आवृतबीजी पादपों में। लैंगिक जनन। अब प्रश्न यह है कि लैंगिक जनन में क्या होगा, इन पादपों में लैंगिक जनन किस प्रकार होगा और लैंगिक जनन करने के लिए इन पादपों में कौन से जननांग मिलते हैं। तो पादपों में, और वो भी मोस्टली कौन से पादपों की बात कर रहे हैं हम, आवृतबीजी पादपों की। आवृतबीजी पादपों में लैंगिक जनन, आप एक छोटी सी बात याद रखिए, लैंगिक जनन जब भी कभी होगा हमें बीज की आवश्यकता होगी। कह सकते हो आप, हम जब कोई पौधा बीज से उगा रहे हैं, बीज बोकर प्राप्त कर रहे हैं, इसका मतलब वहां पर डेफिनेट लैंगिक जनन हुआ होगा। तो ये बीज प्राप्त कैसे होगा और उस पादप में लैंगिक जनन करने में सहायता करने वाले जननांग कहाँ हैं। तो इन पादपों में वो जननांग मिलते हैं हमें पुष्प में। इन पादपों में लैंगिक जनन करने में सहायक जननांग कहां मिलेंगे? पुष्पों के अंदर मिलेंगे। अब वो जननांग मादा जननांग भी होगा, वो जननांग नर जननांग भी होंगे। किस प्रकार के होंगे, हम एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना देख करके इसका पता लगा सकते हैं। तो ये एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना का चित्र बना रहे हैं, रफ डायग्राम। तो बच्चों, इस प्रकार से ये हमने एक प्रारूपिक संरचना है पुष्प की। उस पुष्प की हमने अनुदैर्ध्य काटकर और उसकी संरचना का चित्र बनाया है। इस संरचना में कौन कौन से पार्ट नजर आएंगे जो आपको दिखाई दे रहे हैं, उनके बारे में थोड़ी बात करें। पुष्प का वह डंठलनुमा भाग जो कि पादप की शाखा से जुड़ा होता है। भाई, जिस डंठल के द्वारा पुष्प पादप की शाखा से जुड़ा हुआ होता है, उस डंठल की बात करें। ये रहा वो डंठल, और इसे कहेंगे हम पुष्प ब्रंथ। इस डंठल का जो शीर्ष भाग होता है, जो अग्र सिरा होता है, वो फूला हुआ होता है। इस फूले हुए भाग को हम कहेंगे पुष्पासन। पुष्पासन नाम क्यों दिया, इसके टुकड़े करके देखें
पुष्प प्लस आसन, पुष्प का वह भाग जो आसन की तरह कार्य करता हो। आसन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पुष्प के ये सभी भाग जो आपको ऊपर दिखाई दे रहे हैं, ये सभी इस पुष्पासन पर ही टिके हुए हैं, इसीलिए इस फूले हुए भाग का नाम होता है पुष्पासन। तो यहां पर ये पुष्पासन और ये पुष्प वृंत देखा जाए तो पुष्प के विशेष भाग नहीं है, या आप कह सकते हो कि साहब जो अपन पुष्प, कोई भी पुष्प देखें उस पुष्प में इनका कोई विशेष रोल नहीं है। अब जो रोल होगा आप आमतौर पर उनको 4 भागों में बांट सकते हैं। ये जो शेष बचे हुए पुष्प के भाग हैं जिनको हम पुष्प दल बोल सकते हैं, इन सभी को हम क्या बोल सकते हैं? पुष्प दल। तो पुष्प में पुष्पासन पर लगे हुए इन चारों पार्टों को हम देखें गौर से। सबसे बाहर की ओर आप लोगों ने देखा होगा, सबसे बाहर की ओर पुष्प में हरे हरे रंग की छोटी छोटी पंखुड़ी जैसी रचनाएं नजर आती हैं, और लगभग आपको सभी पादपों के पुष्प में वो नजर आएंगी। सबसे बाहर की ओर होंगी, छोटी पंखुड़ी के समान होंगी, रंग इनका प्रायः हरे रंग का ही होगा, और इन्हें हम कहते हैं बाह्यदल पुंज। ध्यान दीजिए, इस पुष्प में या किसी भी पुष्प में सबसे बाहर की ओर पाए जाने वाली हरे रंग की छोटी छोटी पंखुड़ी रूपी रचनाओं को संयुक्त रूप से कहा जाएगा बाह्यदल पुंज। बात करें कि साहब एक पंखुड़ी को क्या बोलेंगे? एक पंखुड़ी को बोलेंगे बाह्यदल। एक से ज्यादा है, ग्रुप में है, उस ग्रुप को क्या बोलेंगे? बाह्यदल पुंज। समझ आ गया होगा आपके? बाह्यदल पुंज में जो एक पंखुड़ी ऐसी रचना है उसको बोलेंगे बाह्यदल, और सभी पंखुड़ियों को संयुक्त रूप से कहा जाएगा बाह्यदल पुंज। बात करें हरे रंग की होती है, लेकिन अंत में बात आती है कि इनका कार्य क्या होता है। कार्य क्या काम आती है पुष्प में? अगर ये बाह्यदल पुंज नहीं हो तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मेरे भाइयों, पुष्प जब खिल चुका है तब तो इस बाह्यदल का कोई विशेष काम नहीं, लेकिन जब पुष्प कलिका अवस्था में होता है, जब पुष्प कलिका अवस्था में होता है, उस समय आपने देखा होगा जो डोडी जिसको बोलते हैं या कलिका जिसको बोलते हैं, उसमें पुष्प के ये जो अन्य सभी भाग हैं इनको चारों ओर से घेरे रखने वाली हरे हरे रंग की पंखुड़ियां होती हैं, और वो कौन सी होती हैं? बाह्यदल पुंज। तो इसका मतलब बाह्यदल पुंज का मुख्य कार्य क्या हुआ? जब पुष्प कलिका अवस्था में होता है उस समय पुष्प के विभिन्न भागों को सुरक्षित रखने का कार्य होगा। बाह्यदल पुंज के बारे में थोड़ी और बात करी जाए। आमतौर पर क्या होता है, पुष्प जब खिल जाता है, पुष्प जब कलिका अवस्था को छोड़कर और पुष्प की मेन अवस्था में आता है, उस समय या उस समय के थोड़ी देर बाद ये जो बाह्यदल हैं वो आमतौर पर मुरझाकर नष्ट हो जाते हैं। ऐसे बाह्यदल जो पुष्प के खिलने के बाद मुरझाकर नष्ट हो जाएं, मुरझाकर गिर जाएं, उन बाह्यदलों को कहा जाएगा पर्णपाती बाह्यदल। लेकिन क्या ऐसा ही सभी पुष्पों में होता है? नहीं, कुछ पुष्प ऐसे भी होते हैं, जैसे कि आपको एग्जांपल दूं, सोलनेसी कुल। सोलनेसी कुल के अंदर आप लोगों ने पढ़ा है टमाटर पढ़ा है, बैंगन पढ़ा है। क्या इन पादपों के पुष्पों के खिलने के बाद उनके बाह्यदल भी मुरझाकर नष्ट हो जाते हैं? नहीं होते। तो फिर क्या होता है उनका? आप लोगों ने देखा होगा टमाटर में या बैंगन में पुष्प खिल गया तब भी बाह्यदल नहीं हटे, पुष्प से फल बन गया तब भी बाह्यदल नहीं हटे, और फल के डंठल पर, उसके ऊपर देखें आप तो उस डंठल के ऊपरी सिरे से हरे रंग के बाह्यदल निकल करके फल के चारों ओर चिपक रहे हैं। ऐसे बाह्यदल जो पुष्प के खिलने पर भी नष्ट न हो बल्कि फल के साथ जुड़ी हुई अवस्था में हो, ऐसे बाह्यदलों को हम बोलेंगे
चिरलग्न बाह्यदल। तो ये ध्यान रखना है बच्चों आपको, आमतौर पर पुष्पों में मिलने वाले बाह्यदल कैसे होंगे? पर्णपाती। पर्णपाती का मतलब ऐसे बाह्यदल जो पुष्प के खिलने के पश्चात नष्ट हो जाएं। लेकिन सोलानेसी कुल के कुछ पादपों में मिलने वाले बाह्यदल पर्णपाती न होकर किस प्रकार के मिलेंगे? चिरलग्न मिलेंगे, अर्थात पुष्प से फल लगने के बाद भी बाह्यदल नष्ट नहीं होते, बल्कि उस फल के ऊपर चिपकी हुई अवस्था में मिलते हैं। तो यहां तक बात हो गई हमारी बाह्यदलों की, जो कि सबसे बाहर मिलते हैं ये पुष्पपत्र। अब अगली बात करें कि साहब बाह्यदलों के भीतर की ओर, बाह्यदलों के अंदर की ओर कौन से पुष्पपत्र मिलते हैं? तो इन पुष्पपत्रों को हम कहते हैं दल या दलपुंज। पुष्प का वह भाग जो सबसे ज्यादा आकर्षित होता है या आकर्षक लगता है। आकर्षक क्यों लगता है? क्योंकि रंग बिरंगा होता है, अलग अलग कलर में मिलेगा आपको। गुलाब में देखिएगा आप, गुलाब की आपको गुलाबी रंग की पंखुड़ियां, कनेर में देखें पीले रंग की पंखुड़ियां, मोगरे में, चमेली में देखें तो उसके पुष्प में मिलने वाली सफेद रंग की पंखुड़ियां। कह सकते हो आप किसी भी पुष्प में मिलने वाली कलरफुल पंखुड़ियां क्या कहलाएंगी? दलपुंज कहलाएंगी। दलपुंज में से यदि आप केवल एक पंखुड़ी की बात करें तो वो एक पंखुड़ी कहलाएगी दल। सारी पंखुड़ियों को संयुक्त रूप से कहेंगे, क्या कहेंगे? दलपुंज। ध्यान रहे, एक पंखुड़ी है उसको कहेंगे दल, एक से ज्यादा मतलब पूरे ग्रुप की यदि बात की जाए तो वो कहलाएगा दलपुंज। पुष्प का सबसे आकर्षक भाग, सबसे कलरफुल भाग। अंतिम बात करें, इसका काम क्या होगा? दलपुंज का पुष्प में क्या कार्य होता है? तो पुष्प की बात करें, पुष्प की खूबसूरती बढ़ाने का कार्य तो यही करते हैं। वही पुष्प के अंदर जो सबसे खूबसूरत पार्ट है, कलरफुल भाग है, वो तो दलपुंज ही है। इनकी आवश्यकता क्या है? आप लोग आगे पढ़ेंगे परागण की क्रिया, और परागण की क्रिया भी आप दो प्रकार की पढ़ेंगे, स्वयं परागण और पर परागण। अगर स्वयं परागण हो रहा है तब तो कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर पर परागण हो रहा है तो पर परागण किसके द्वारा हो रहा है? कीट पतंगों के द्वारा अगर पर परागण हो रहा है तो सोचिए कीट पतंगे उस पुष्प की ओर आकर्षित क्यों होंगे? ऐसा क्या मिल रहा है उनको? यदि पुष्प खूबसूरत होगा तभी तो कीट पतंगे उस पुष्प की ओर आकर्षित होंगे। तो कह सकते हो आप कि जो दलपुंज है, जो कलरफुल पार्ट है, उसका मेन काम क्या हुआ? परागण की क्रिया के लिए कीट पतंगों को अपनी ओर आकर्षित करना। ये आपका दलपुंज वाला पोर्शन हो गया, जो कि दूसरे नंबर का पुष्पपत्र था। तो बच्चों आपने अब तक देखा, एक तो है सबसे बाहर की ओर बाह्य दलपुंज, उसके भीतर की ओर है दलपुंज। क्या ये दोनों पुष्पपत्रों ने किसी भी प्रकार के जनन में भाग लिया है? नहीं लिया। तो इसीलिए हम इन दोनों पुष्पपत्रों को कह सकते हैं सहायक अंग। सहायक अंग क्यों? क्योंकि ये जनन में सहायता नहीं कर रहे, लेकिन जो अन्य भाग जनन में सहायता करेंगे उनके लिए ये आवश्यक है, उनको सुरक्षित रखने के लिए, परागण की क्रिया के लिए अति आवश्यक है। तो इसीलिए बाह्य दलपुंज और दलपुंज, इन दोनों को हम सहायक अंगों में गिनते हैं। इसके बाद फिर हम और आगे चले। पुष्प में बाह्य दलपुंज के भीतर मिल रहा है दलपुंज, और दलपुंज के भी भीतर अर्थात तीसरे नंबर के पुष्प चक्र की बात करें तो इन पुष्प पत्रों को हम क्या कहते हैं? इन्हें कहेंगे हम पुमंग।
जो आपको पुष्प में ये तंतुनुमा रचनाएं नजर आ रही हैं, इनको हम क्या कहते हैं? पुमंग। पूरा जो समूह है, अगर मान लो किसी पुष्प में 4 इस तरह के दिखाई दे रहे हैं या 5 दिखाई दे रहे हैं, तो वो कंप्लीट रूप से, संयुक्त रूप से कहलाएंगे पुमंग। लेकिन अगर आप एक की बात करें कि भाई एक को क्या कहेंगे, तो हम एक को कहते हैं पुंकेसर। एक को पुंकेसर कहेंगे, एक से ज्यादा है, समूह है, उसको पुमंग कहेंगे। और मेरे भाइयों, वास्तव में देखा जाए तो पुष्प के अंदर यही भाग हैं जो जनन में भाग लेंगे और ये कहलाएंगे नर जननांग। प्रत्येक पुंकेसर में यदि आप देखें तो मोस्टली आपको 2 भाग नजर आएंगे। एक पतला तंतुनुमा भाग जिसे हम कहते हैं पुतंतु, और इस पुतंतु का जो शीर्ष भाग है फूला हुआ, उसे हम कहेंगे परागकोश। और दोनों को जोड़ दें तो वो रचना कहलाएगी पुंकेसर या पुमंग। इस पुंकेसर या पुमंग को ही हम क्या कहते हैं? नर जननांग। शब्द पर ध्यान दीजिए, नर जननांग। ऐसा जननांग जो नर युग्मक पैदा करे वो कहलाएगा नर जननांग। यहां पर ये नर जननांग कौन हुआ? पुंकेसर हुए। आगे चलकर आप पढ़ेंगे अगले अध्याय में कि इन पुंकेसरों के द्वारा ही पराग कणों का निर्माण होता है, और वो पराग कण ही क्या कहलाएंगे? वो पराग कण ही कहलाएंगे नर युग्मक। तो यहां पर हमने बात कर ली नर जननांग की, जिसे अगर आप एक की बात करें तो वो कहलाएगा पुंकेसर। एक से ज्यादा है, पूरा ग्रुप है, तो वो ग्रुप कहलाएगा पुमंग। इस पुमंग को यदि आप देखें तो इसको 2 पोर्शन में हमने बांट रखा है। एक पतला तंतुनुमा भाग जिसे हम कहेंगे पुतंतु, इस पुतंतु का शीर्ष भाग जिसे हम कहेंगे परागकोश। आगे चलकर इस परागकोश में ही अगुणित पराग कणों का निर्माण होता है। कुछ पादपों के पुष्पों में ये सभी पुंकेसर या पुंकेसरों के कुछ भाग आपस में जुड़े होते हैं, लेकिन कुछ पादपों में पुंकेसर का कोई भी भाग जुड़ा नहीं होता। यदि पुंकेसर संपूर्ण रूप से या उनके कुछ भाग आपस में जुड़े हुए हों तो उन्हें हम कहते हैं संयुक्त पुंकेसरी। लेकिन अगर पुंकेसर का कोई भी भाग आपस में जुड़ा हुआ नहीं है तो इस कंडीशन को हम कहेंगे पृथक पुंकेसरी। तो ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है, आगे भी पढ़ेंगे कि किन किन पादपों या किन किन कुलों के अंदर पृथक पुंकेसरी स्थिति होती है और किन किन के अंदर संयुक्त पुंकेसरी स्थिति होती है। इसके बाद हम बात करें पुष्प के चौथे पुष्प चक्र के ऊपर, जो कि सबसे अंत में, सबसे मध्य में, सबसे ऊपर मिलता है, और इसे हम क्या नाम देंगे? देखिएगा, ये जो संपूर्ण रचना है वो रचना कहलाती है जायांग, या इसे हम कह सकते हैं स्त्री केसर, या इसे हम कह सकते हैं अंडक, और या फिर जिस प्रकार से पुंकेसरों को देखा आपने क्या कहा, इसे नर जननांग, क्योंकि नर युग्मक उत्पन्न कर रहे हैं। ठीक ऐसे ही पादपों के अंदर जो स्त्री केसर है, या जिसे हम जायांग कह रहे हैं, या जिसे हम अंडक कह रहे हैं, आगे चलकर इन्हीं के द्वारा मादा जननांग, मादा युग्मक उत्पन्न होंगे, और इसीलिए इस स्ट्रक्चर को हम क्या कह सकते हैं? मादा जननांग।
तो इस मादा जननांग या स्त्री केसर के भी आप 3 पार्ट कर सकते हैं, 3 प्रमुख भागों में इसे बांट सकते हैं। वो 3 भाग कौन कौन से होंगे? इसका सबसे ऊपरी भाग जो कैसा दिखाई दे रहा है आपको, कुछ पुष्पों में चपटा होगा, कुछ में टोपी नुमा होगा, कुछ में उबड़ खाबड़ होगा, और इस ऊपरी भाग को हम कहते हैं वर्तिकाग्र। ये वर्तिकाग्र चपटा होगा और इसकी जो ऊपरी सतह होती है वो चिपचिपी होती है, इसके ऊपर एक चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये चिपचिपा पदार्थ काम क्या आएगा? आप लोग जब पढ़ते हैं परागण की क्रिया, परागण की क्रिया होती क्या है? जब पराग कोश परिपक्व हो जाते हैं, परिपक्व होने का मतलब इन पराग कोशों के अंदर पराग कणों का निर्माण हो जाता है। उसके पश्चात पराग कोश फटते हैं, प्रस्फुटित होते हैं, और इनके फटने पर इनमें से पराग कण निकलेंगे। अब वो किसी भी साधन से, वायु के द्वारा, जल के द्वारा, कीट पतंगों के द्वारा, यहाँ से उड़कर के या किसी भी जीव के द्वारा जाकर के अंत में वो सभी पहुँचते हैं वर्तिकाग्र के ऊपर। वर्तिकाग्र की ऊपरी सतह चिपचिपी है, इसीलिए वो स्थायी रूप से वर्तिकाग्र पर ही चिपक जाते हैं। तो ये हो गया स्त्री केसर का सबसे ऊपरी भाग। इसके बाद अगली बात करें कि इस वर्तिकाग्र के नीचे जो ये नलिका रूपी भाग है, इसे क्या कहते हैं? तो इस भाग को हम कहते हैं वर्तिका। ये भाग है वर्तिका, जो कि वर्तिकाग्र से नीचे एक नलिका रूपी भाग होती है। काम की बात करें, क्या काम आती है? तो जब इस वर्तिकाग्र पर परागकण बैठे हुए होते हैं, टिके हुए होते हैं, और जब पराग कणों का अंकुरण होता है, तो पराग कणों के अंकुरण होने पर उन पराग कणों में से निकलती है एक नली रूपी रचना, और वो नली रूपी रचना क्या कहलाती है? पराग नलिका। ये पराग नलिका इस वर्तिकाग्र से होती हुई फिर वर्तिका में होती हुई और फिर अंत में पहुंच जाती है अंडाशय में। तो यहाँ पर इस वर्तिका का एक मुख्य काम है कि पराग कणों के अंकुरण से निकलने वाली पराग नलिका को मार्ग प्रदान करना। बच्चों, एक छोटी सी बात और सुने। हम जो बार बार देखते हैं पराग नलिका का परिवर्धन, और आप लोगों ने देखा होगा अनेक सारी पुस्तकों के अंदर कि साहब पराग कण से जो पराग नलिका निकलती है वो हमेशा नीचे की ओर ही गति करती है, कभी भी ऊपर की ओर गति नहीं करती। ऐसा क्यों? उसका एक रीजन है कि जिस समय पराग कण का अंकुरण होता है उस समय इस वर्तिका के द्वारा विशेष प्रकार के रसायनों का उत्सर्जन होता है, और उन रसायनों के प्रभाव से ही पराग नलिका नीचे की ओर अर्थात अंडाशय की ओर गति करती है। तो ये बात हो गई वर्तिका की। अब हम बात करेंगे स्त्री केसर के सबसे निचले और सबसे मुख्य भाग की। स्त्री केसर का सबसे निचला और सबसे मुख्य भाग जो कि फूला हुआ होता है, इस फूले हुए भाग को हम कहते हैं अंडाशय। सबसे निचला भाग होगा, सबसे फूला हुआ होगा, और इस भाग के अंदर ही आप देखिएगा ये हमने जो छोटी छोटी रचनाएं बनाई हैं, इन रचनाओं को बोलते हैं बीजांड। और जो ये बीजांड जिस रचना पर टिके हुए हैं, जिस रचना पर लगे हुए हैं, उन्हें हम कहते हैं बीजांडासन।
तो इसका मतलब अंडाशय के भीतर कौन मिलेगा, क्या मिलेगा? अंडाशय के भीतर आपको एक या अनेक, हो सकता है किसी पादप के अंदर केवल उसके अंडाशय में एक ही बीजांड हो, या ये भी हो सकता है किसी पादप के अंडाशय में एक से अधिक बीजांड हो। तो अंडाशय में मुख्य रूप से मिलेगा क्या? आपको बीजांड मिलेंगे, और वो बीजांड जिस रचना पर लगे हुए होंगे उस रचना को हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं बीजांडासन। अब प्रश्न ये है कि साहब ये आपने स्त्री केसर पढ़ लिया, ध्यान दें एक बार वापस से, स्त्री केसर या जायांग या अंडप या मादा जननांग, हमने इस रचना को मादा जननांग क्यों कहा है? क्योंकि इस रचना के द्वारा ही आगे चलकर मादा युग्मकों का निर्माण होता है। स्त्री केसर के 3 भाग पढ़ लिया आपने। सबसे ऊपरी भाग जो कि चपटा होता है, उसकी ऊपरी सतह चिपचिपी होती है, यह भाग कहलाएगा वर्तिकाग्र। इस वर्तिकाग्र का निचला हिस्सा जो कि नलिका के रूप में होता है, इसे हम कहते हैं वर्तिका। और सबसे निचला और फूला हुआ भाग जिसे हम कहते हैं अंडाशय। इन तीनों भागों को ही मिलाकर आप क्या कह सकते हो कि ये क्या है? एक स्त्री केसर या अंडप या मादा जननांग। बीजांड की बात कर लें हम थोड़ी देर, इसकी हालांकि आगे स्ट्रक्चर भी पढ़नी है अपन को। तो बीजांड क्या है? बीजांड ही वो रचना है जिसके भीतर मादा युग्मकों का निर्माण होना है आगे चलकर। ध्यान दें, अंडाशय में मिलने वाली जो बीजांड है, ये बीजांड ही वो रचना है जिनमें आगे चलकर अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा किसका निर्माण होगा? मादा युग्मकों का। और इन आवृतबीजी पादपों के पुष्पों के बीजांड में उपस्थित या बीजांड में बनने वाले मादा युग्मक का नाम क्या होता है? उसे हम कहते हैं अंडकोशिका। तो जब आप बीजांड की संरचना पढ़ेंगे तो वहां पर आप अंडकोशिका भी पढ़ेंगे। फिलहाल यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। अब अगली बात करें, जिस प्रकार से आपको मैंने बताया था कि पादपों में, कई पादपों में ये जो मिलने वाले पुंकेसर हैं वो पृथक भी रह सकते हैं और संयुक्त भी रह सकते हैं। ठीक ऐसे पादपों के अंदर जो हम ये एक रचना पढ़ रहे हैं, इसको तो बोलते हैं अंडप या स्त्री केसर। एक से ज्यादा है, झुंड है, उस झुंड को हम कहेंगे जायांग। अब ये एक पुष्प के अंदर मिलने वाले, मान लो एक से ज्यादा अंडप हैं, यदि वो सभी अंडप अलग अलग हैं, इन्हें हम, या इस कंडीशन को हम कहेंगे वियुक्तांडपी। इस कंडीशन को हम कहेंगे वियुक्तांडपी। लेकिन अगर वो सभी अंडप या उनके कुछ भाग आपस में जुड़े हुए हैं, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं संयुक्तांडपी। तो बच्चों ये बात हो गई पुष्प की स्ट्रक्चर की। अब अपन थोड़ी सी और बात करें। आपने देखा था कि साहब बाह्यदल पुंज और दलपुंज ये दोनों जनन में सहायता नहीं करते, इसलिए इनको आपने नाम दे दिया सहायक अंग। लेकिन इन सहायक अंगों के अतिरिक्त आपने और क्या पढ़ा? ये पढ़े आपने पुमंग, ये पढ़ा आपने जायांग। क्या ये पुमंग और जायांग दोनों ही रचनाएं, पुमंग और जायांग दोनों ही रचनाएं जनन में सहायता करते हैं? बिल्कुल करते हैं, क्योंकि पुमंगों के द्वारा नर युग्मक का निर्माण होगा, जायांग के द्वारा मादा युग्मक का निर्माण होगा। आगे चलकर परागण की क्रिया होगी। परागण की क्रिया के पश्चात युग्मक आपस में मिलेंगे, मिलने की क्रिया कहलाएगी निषेचन। और उसके बाद फिर परिवर्धन होगा, बीज बनेंगे, फल बनेंगे। तो इसका मतलब पुष्प के अंदर मिलने वाले पुमंग और जायांग ही वो रचनाएं हैं जो जनन में सहायता करते हैं। इसीलिए इन्हें हम कहते हैं आवश्यक अंग। तो इसका मतलब पुष्प के अंदर आप जो 4 पुष्प पत्र पढ़ते हैं, बाह्यदल पुंज, दल पुंज, पुमंग और जायांग, इन चारों में से सबसे बाहर वाले 2 चक्र कौन कौन से? बाह्यदल पुंज और दल पुंज।
ये तो आते हैं सहायक अंगों में, जो कि जनन में सहायता नहीं करते, परंतु जो रचनाएं जनन में सहायता करती हैं उनको सपोर्ट प्रदान करते हैं। इसके अलावा पुमंग और जायांग, ये दो रचनाएं ऐसी हैं जो स्वयं जनन में भाग लेती हैं, इसीलिए हम इन्हें कहते हैं आवश्यक अंग। आप लोगों ने 11वीं क्लास के अंदर बहुत सारे कुल पढ़े हैं, लगभग 6-7 कुल पढ़े हैं। तो इन कुलों की हमने जब पुष्पों की स्ट्रक्चर पढ़ी थी तो उन पुष्पों में आपने देखा था क्या सभी कुलों के सभी पादपों में क्या ये चारों पुष्प पत्र उपस्थित होते हैं? आवश्यक है क्या ये कतई आवश्यक नहीं है। हो सकता है किसी पादप के पुष्प में इन चारों में से, चार कौन कौन से? बाह्यदलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग, चारों पुष्प पत्रों में से अगर कोई सा एक पुष्प पत्र भी अनुपस्थित है तो ऐसे पुष्पों को हम कहते हैं अपूर्ण पुष्प। और यदि किसी पुष्प में इन चारों पुष्प पत्रों की अगर बात की जाए तो चारों के चारों पुष्प पत्र उपस्थित हों, कोई एक भी अनुपस्थित ना हो, तो ऐसे पुष्पों को हम बोलते हैं पूर्ण पुष्प। वापस सुने एक बार, वे सभी पुष्प जिनमें चारों पुष्प पत्र पाए जाते हों। चारों पुष्प पत्र कौन कौन से? बाह्यदलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग, ये चारों पुष्प पत्र अगर पाए जाते हैं तो ऐसे पुष्प कहलाएंगे पूर्ण पुष्प। लेकिन अगर ऐसा पुष्प जिनमें इन चारों पुष्प पत्रों में से एक भी या एक से ज्यादा पुष्प पत्र अनुपस्थित हो तो ऐसे पुष्पों को हम कहेंगे अपूर्ण पुष्प। तो यहां आपने एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना पढ़ी और इस प्रारूपिक पुष्प की संरचना से आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो पुष्प है, पुष्प के अंदर कौन से पार्ट जनन में सहायता करते हैं और कौन से पार्ट जनन में सहायता नहीं करते। अब थोड़ी और विस्तार से थोड़ा सा इसके बारे में और बात करें हम, जनन के बारे में, लैंगिक जनन के बारे में। तो आप लोगों ने भी कुछ देर पहले देखा था साहब, पुमंग होते हैं। पुमंग के अंदर जो उसका शीर्ष भाग फूला हुआ होता है, इस फूले हुए शीर्ष भाग को आप नाम देते हैं पराग कोश। इन पराग कोशों को थोड़ा और खोल के देखें हम। इस प्रकार से पूरा का पूरा ये अपन ने एक पुंकेसर बनाया है। पुंकेसर का शीर्ष भाग फूला हुआ है, इसको परागकोश नाम दिया है। इसको अगर आप और खोल के देखें तो आपको कैसे देखना पड़ेगा, इसकी अनुप्रस्थ काट दीजिए, इसकी अनुप्रस्थ काट दीजिए और अनुप्रस्थ काटने पर आपको अंदर क्या दिखाई देगा, कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर नजर आएगी। जब परागकोश की अनुप्रस्थ काट दी गई है तो उसके बाद आपको इस प्रकार की स्ट्रक्चर नजर आएगी। इसका मतलब आप कह सकते हो कि जो परागकोश है वो एक पालीवत नहीं, बल्कि आप देखिए यहाँ पर दो दो लॉब्स दिखाई दे रहे हैं आपको, एक पाली ये रही और एक पाली ये रही। तो आप कह सकते हो सामान्यतया परागकोश होते हैं द्विपालीवत, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं। कुछ कुलों के अंदर, कुछ पुष्पों के अंदर परागकोश एक पालीवत भी होते हैं। तो ये दो पालियां हो गई। यदि आप इन पालियों को भी गौर से देखें तो आप क्या पाते हैं, इस प्रकार की रचनाएं इनके अंदर नजर आएंगी आपको। इन रचनाओं को आप क्या नाम देंगे? ये जो रचनाएं दिखाई दे रही है इनको बोलते हैं लघु
बीजाणु धानी। तो प्रत्येक पराग कोश की प्रत्येक पाली में इस प्रकार से 2 लघु बीजाणु धानियां मिलेंगी। इसका मतलब पूरे के पूरे पराग कोश में इस प्रकार की 4 लघु बीजाणु धानियां होती हैं या विकसित होती हैं। इन लघु बीजाणु धानियों के अंदर ही किसका निर्माण होगा? बनने वाले नर युग्मकों का निर्माण होगा। और उन नर युग्मकों को हम क्या नाम देते हैं? उनको नाम देते हैं परागकण, या इसे एक और नाम देते हैं लघु बीजाणु। परागकण या लघु बीजाणु। अब आगे इनकी जो स्ट्रक्चर है वो अपन अगले चैप्टर अध्याय 2 में भी देखेंगे, लेकिन यहां तक आपके समझ में आना चाहिए कि परागकोश का निर्माण होता है 2 पालियों से। प्रत्येक पाली के भीतर 2 लघु बीजाणु धानियां मिलती हैं। इसका मतलब पूरे के पूरे परागकोश के अंदर कुल 4 लघु बीजाणु धानियां मिलेंगी और प्रत्येक लघु बीजाणु धानी में ही अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अंत में असंख्य लघु बीजाणु या परागकणों का निर्माण होता है और वो परागकण ही नर युग्मक कहलाते हैं। ठीक ऐसे एक छोटी सी स्ट्रक्चर या छोटी सी जानकारी आपको इस बीजांड के बारे में बताते हैं। अंडाशय के अंदर एक या असंख्य या अनेक बीजांड मिलते हैं और आपको भी बताया था पढ़ने की इन बीजांडों में ही मादा युग्मकों का निर्माण होता है। तो वो बीजांड के अंदर किस प्रकार से आप जब एक बीजांड को खोलकर इस प्रकार से पूरा बीजांड है, इसका भी केवल रफ डायग्राम बना रहे हैं, अगले चैप्टर में पूरा समझेंगे इसको। तो जो बीजांड है इसके अंदर ही आपको मिलता है भ्रूणकोश। इस भ्रूणकोश के अंदर मिलती हैं आपको इस प्रकार से 7 कोशिकाएं। ये भ्रूणकोश है। इस भ्रूणकोश में 7 कोशिकाएं, देखो 3 कोशिकाएं नीचे की ओर, 3 कोशिकाएं ऊपर की ओर और 1 कोशिका, ध्यान दें ये 2 कोशिका नहीं है, ये 1 कोशिका है, लेकिन उसमें केंद्रक कितने हैं? 2। तो ये 7 कोशी की रचना मिलती है भ्रूणकोश के अंदर। इसमें जो नीचे की ओर देखें, ये जो तीनों कोशिकाओं का समूह है इसको तो बोला जाएगा अंड समुच्चय। और इस अंड समुच्चय के अंदर आप देखिए जो थोड़ा आकार में बड़ी या लंबे आकार की है, इस कोशिका को ही कहा जाता है अंड कोशिका। और ये अंड कोशिका ही वास्तव में क्या है? ये कोशिका ही वास्तव में मादा युग्मक होती है जो कि निषेचन में सहायता करती है। तो इस प्रकार से इसकी रचना भी हो गई कंप्लीट और इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। तो बच्चों आपको बताए अनुसार इस पहले चैप्टर में मेरे हिसाब से कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। आपका कंप्लीट चैप्टर हो गए। इसका आप लगातार जब भी आपको टाइम मिले, क्योंकि विद्यालय से रोज़ आपकी किसी न किसी सब्जेक्ट की वीडियोस बना करके आपके पास पहुंचाई जा रही है, तो इनका ठीक प्रकार से सदुपयोग करें। लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, कोई विशेष बात नहीं है, जितना हो सकता है विद्यालय परिवार आपके सहयोग में लगा हुआ है। आप भी इन वीडियोस का ढंग से अध्ययन करें, इनका फ़ायदा उठाएं विद्यालय परिवार की ओर से। और भी आपको रोज़ प्रतिदिन अलग अलग सब्जेक्ट्स की अलग अलग वीडियोस प्रदान की जा रही है। इस वीडियो में, आज की वीडियो में आपको अगर कोई भी समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो, ये मेरे मोबाइल नंबर हैं, इन पर मुझसे संपर्क करें या फिर विद्यालय परिवार के जो मैनेजमेंट करता है उनसे संपर्क करें। धन्यवाद।